हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीसी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे आपके जो न्यूमेरिकल है, जो कि आपके इस प्रकाश के चैप्टर से संबंधित जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमने पढ़े थे, जो कि हमारे जो पहले की घटनाएँ थी जिसे हम परावर्तन पढ़ रहे थे, और इसके बाद में हमारे जो दर्पण सूत्र थे और जो आवर्धन क्षमता के जो सूत्र थे उन पर आधारित थे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसे समझते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से गति करती हुई किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये जो घटना होती है इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द हमारे साथ सामने आता है, वह आता है माध्यम। कि माध्यम क्या होता है पहले इसे समझते हैं। कि मान लेते हैं कि अगर हमारी जो कोई प्रकाश की किरण है वह वायु के अंदर से गमन करती है, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो माध्यम होगा वह वायु होगा, वह वायु हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर कोई प्रकाश की किरण वायु के अलावा अगर मान लो जल के अंदर गमन कर रही है तो हमारा जो माध्यम बन जाएगा वो हो जाएगा जल। और अगर कोई प्रकाश की किरण कांच के अंदर से गमन कर रही है तो उसका माध्यम हो जाएगा कांच। या फिर अगर कोई प्रकाश की किरण हीरे के अंदर से गमन करती है तो इसका जो माध्यम हो जाएगा वह हो जाएगा हीरा। इसी प्रकार अन्य कोई माध्यम भी हमारे प्रकाश किरण से संबंधित हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक माध्यम ऐसा भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पर कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है। उदाहरण के रूप में अगर हमारे जो सूर्य का प्रकाश होता है, जैसे कि हमारा एक यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुँचने से पहले अंतरिक्ष से होकर गुजरती है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का इनमें से कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं होता है। तब यहाँ पर जो माध्यम होता है वह निर्वात कहलाता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात उपस्थित होता है। तो प्रकाश की किरण होती है उसका सबसे ज़्यादा जो वेग होता है वह आपका निर्वात के अंदर होता है, वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी हमारी जो प्रकाश की किरण है वह निर्वात के अंदर लगभग 3 × 10⁸ मीटर तय कर लेती है 1 सेकंड के अंदर। इतना वेग प्रकाश की किरण का निर्वात के अंदर होता है। तो ये थे हमारे कुछ माध्यम जो हम पढ़ते हैं कि हमारी प्रकाश की किरण इनसे होकर गुजरती है। अब हम पढ़ते हैं हमारी अपवर्तन की घटना को, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, या फिर कह सकते हैं अपने पथ से मुड़ जाती है। ये इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। चलो इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक रेखा हो गई जो कि दो माध्यमों को आपस में बांटती है। यहाँ पर इसके ऊपर जो माध्यम है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक माध्यम फर्स्ट है, और इसके जो नीचे माध्यम है वह माध्यम सेकंड है। तो इस प्रकार हमारे पास दो माध्यम उपलब्ध है, और इन दोनों के बीच में ये जो रेखा है इन दोनों माध्यमों को आपस में अलग रखती है। अगर कोई सी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम फर्स्ट से गुजरती हुई माध्यम सेकंड के अंदर प्रवेश करती है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका यहाँ पर एक अभिलंब हमारे पास बनता है जहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। यहाँ पर हम इसका एक अभिलंब बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण माध्यम फर्स्ट से गति करती हुई अगर माध्यम सेकंड के अंदर प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है। तो ये जो हमारी प्रकाश की किरण है वह हमारे माध्यम फर्स्ट से इस तरह से गमन करती है, लेकिन माध्यम सेकंड में प्रवेश करने के पश्चात ये थोड़ा मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। तो ये जो प्रकाश की घटना होती है इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये प्रकाश की किरण गमन तो इस दिशा के अंदर करनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण इस ओर मुड़ जाती है। तो ये थी प्रकाश की किरण आपतित किरण के रूप में, और ये यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपवर्तित हो जाती है। तो ये थी हमारे प्रकाश के अपवर्तन की घटना। जो ये प्रकाश की किरण इस सतह के ऊपर आपतित होती है इसे कहते हैं हम आपतित किरण।
आपतित किरण। और जब ये इस सतह से टकराने के पश्चात या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, तब ऐसी स्थिति में इसका अपवर्तन हो जाता है। तब ये जो किरण हमारे पास प्राप्त होती है इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन घटना कहते हैं, और ये जो किरण होगी उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये हमारे पास इसका अभिलंब हो जाएगा। तो ये है हमारे परावर्तन से संबंधित ये घटना है। जैसे कि हमने परावर्तन के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाशीय किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा के अंदर लौट जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो परावर्तन अपवर्तन की जो घटना होती है वह भी इसी से संबंधित है। इसके अंदर कोई प्रकाशीय किरण है, वह माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर गति करती है तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है। तो अभी ये जो हमारी प्रकाशीय किरण है वह इसी तरफ अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ती है? ये अभिलंब से दूर भी तो हट सकती थी। इसी का हम आगे की ओर अध्ययन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक माध्यम को अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ माध्यम लिए थे, निर्वात, वायु, जल, कांच एवं हीरा। तो इनमें इनके आधार पर हमारे जो माध्यम होते हैं इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। आपके जो माध्यम होते हैं वह दो प्रकार से बांटे जाते हैं। पहला आपका जो माध्यम होता है वह होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम। और सेकंड आपका जो माध्यम होता है वह होता है विरल माध्यम। तो इस प्रकार हमारे माध्यम के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सघन माध्यम और सेकंड हमारा जो होता है वो होता है विरल माध्यम। अब ये सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सघन माध्यम होता है वह विरल माध्यम की तुलना में थोड़ा सघन होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो घनत्व होता है वह थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके जो कण होते हैं वह थोड़े विरल माध्यम की तुलना में अधिक सघन होते हैं, अधिक नज़दीक होते हैं। लेकिन विरल माध्यम के जो हमारा माध्यम होगा वह सघन माध्यम की तुलना में इसके जो कण होंगे वह थोड़े दूर दूर स्थित होंगे। इसे हम दो माध्यमों के तुलना के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं दो माध्यम लेता हूँ, पहला जल ले लेता हूँ और एक कांच ले लेता हूँ। अगर इन दोनों माध्यमों की मैं बात करूँ तो जल के जो कण होंगे वह प्रकाश के जो कण होंगे, कांच के जो कण होंगे उनसे थोड़ा सेपरेट होंगे, विरल होंगे, थोड़ा दूर दूर स्थित होंगे। तब इस स्थिति में हमारा जो जल होगा वह एक विरल माध्यम की भांति व्यवहार करेगा और हमारा जो कांच होगा वह थोड़ा सघन माध्यम की भांति व्यवहार करेगा। और अगर हम दो माध्यम वायु एवं निर्वात ले लेते हैं तब इस स्थिति में वैसे माना तो निर्वात और वायु को समान ही जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो निर्वात होता है उसमें कह सकते हैं कि कण उपस्थित ही नहीं होते हैं, या फिर कह सकते हैं नगण्य दूरी पर या फिर बहुत ही ज़्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, नगण्य कण उपस्थित होते हैं। तब इस स्थिति में हमारा जो निर्वात होगा वह विरल माध्यम की बातें व्यवहार करेगा, जबकि हमारा जो वायु होती है, वायु के जो कण होते हैं वह थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, लेकिन इतने भी दूर स्थित नहीं होते जितने निर्वात के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो वायु होगा वह एक सघन माध्यम की बातें व्यवहार करेगा। तो अगर हम हमारे जो ये माध्यम है इन्हें सघन और विरल माध्यमों की बातें बांटें तो हम देखेंगे कि इस प्रकार अगर हम इन माध्यमों के नीचे की ओर बढ़ते जाएं, पहले निर्वात, फिर वायु, फिर जल, फिर कांच, एक बाद में हीरे की ओर बढ़ते जाए तो हमारा जो माध्यम होता है वह सघन होता जाता है। और अगर हम इसके ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि पहले हीरा, फिर कांच हो गया, फिर जल, फिर वायु, फिर निर्वात माध्यम हो गया, तब इस स्थिति में हमारा जो माध्यम होता है वह विरल होता जाता है। तब इस प्रकार हम माध्यमों को दो भागों में बांटते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब इन्हीं माध्यमों के आधार पर जो प्रकाश के जो अपवर्तन की जो घटना होती है वह किस तरह से प्रभावित होती है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण अगर हमारे सघन माध्यम से गति करती हुई विरल माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम हमारा फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर प्रवेश करती है,
जैसे कि हमारे पास ये एक रेखा हो गई जो दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग रखती है। यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम पर आपतित होती है। हमारा जो ये ऊपर का ये माध्यम रखते हैं वह रखते हैं हम सघन माध्यम, क्योंकि हमारी जो प्रकाश की किरण होगी वह सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर प्रवेश करेगी। तो ये जो हम माध्यम रखते हैं वो रखते हैं हम सघन माध्यम, सघन माध्यम। और ये जो नीचे का जो माध्यम है उसे हम रख लेते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम। और ये हो गया आपका विरल माध्यम। तो अगर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार सघन माध्यम में गति करती हुई आपतित होती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका एक अभिलंब बना लेते हैं। जहाँ पर यह प्रकाश की किरण इस सतह से टकराती है तो ये इस सतह से टकराने के बाद ये विरल माध्यम में जब गति करती है तो ये विरल माध्यम में आने के पश्चात ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, यानी ये इस तरह से गति करने लग जाती है या फिर इस तरह से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। तो हमारी जो प्रकाश किरण है वह अगर देखा जाए तो वह इस तरह से गति करने के पश्चात कुछ इस दिशा में लौट जानी चाहिए थी, लेकिन ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने के बाद ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। ये होता है इसका एक गुणधर्म कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर गति करती है तो उसके ऊपर अपवर्तन का जो इफेक्ट होता है वह किस तरह से होता है। तो ये हमारी हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, और ये हो गया इसका अभिलंब। तो इस प्रकार अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से गति करती हुई विरल माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। अगर हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कंडीशन की ओर कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। तो ये हमारे माध्यम के आधार पर सेकंड कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन तो हमने देख ली कि अगर कोई प्रकाश की किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर गति करती है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तब क्या होता है। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पर एक दोनों माध्यमों को बांटने वाली एक सतह हो गई, और यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण इस सतह पर आपतित होती है, और ये जो माध्यम हो गया इसका वह होगा विरल माध्यम, विरल माध्यम। और ये जो सेकंड माध्यम होगा उसे हम लेते हैं सघन माध्यम, वह होगा सघन माध्यम। तो इस प्रकार अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से गति करती हुई इस सतह पर आपतित होती है तो यहाँ पर हम इसका एक अभिलंब की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका एक अभिलंब बनता है। तब इस स्थिति में अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से गति करती हुई सघन माध्यम में आपतित होती है तब इस स्थिति में वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ये इस तरह से गति करने लग जाएगी। सामान्यतः अगर ये देखा जाए तो प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है तो ये इसी कोण पर जो हमारी अपवर्तित भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है हमारे माध्यमों का। अगर विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया अभिलंब, ये हो गई आपतित किरण, और ये अपवर्तन के पश्चात ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो ये थी हमारी दो कंडीशन जिसके अंदर हमने दो माध्यम हमारे एक तो सघन लिया था और एक विरल माध्यम लिया था।
कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से गति करती हुई विरल माध्यम के अंदर आपतित होती है तो ये हमारे अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, और अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से गति करती हुई सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये थी हमारी दो कंडीशन कि इसमें माध्यमों का जो हमारे अपवर्तन की जो घटना होती है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है हमारे अपवर्तन के नियम। तो अगर आपको याद होगा तो हमने जो परावर्तन के जो नियम पढ़े थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपकी जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण होती है और ये जो अभिलंब होता है वह एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार वो जो पहला नियम बना था उसी तरह हमारा अपवर्तन का भी पहला नियम यही बनता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण होती है वह तीनों एक ही तल पर स्थित होती हैं। जैसे कि अगर हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि ये हमारी दो सतह हो गई, यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, यहाँ पर इसका एक अभिलंब हो गया और ये यहाँ पर इस तरह से अपवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार ये हमारा एक अभिलंब हो गया। ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण, ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई। और ये हमने दो माध्यम बांट दिए, जिसमें हमने एक माध्यम का नाम रखा है माध्यम फर्स्ट और दूसरे माध्यम का हमने नाम रखा है वो है माध्यम सेकंड। माध्यम सेकंड। तो इस प्रकार ये जो हमारी अपवर्तन की घटना है इसे हम एक सिंपल डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो नियम था वह था कि हमारी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और हमारा अभिलंब होता है वह एक ही कक्षा तल पर बनता हुआ प्रतीत होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो आपतन बिंदु होता है वह तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो हमारी जो ये आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है इनके मध्य एक कोण बनता है जिसे हम कोण आई नाम दे देते हैं। जो ये हमारा कोण आई होता है वह होता है आपका आपतन कोण। आपतन कोण। और इसी प्रकार हमारा जो अभिलंब और जो अपवर्तित किरण होती है इन दोनों के मध्य में भी एक कोण बनता है जिसे मैं नाम दे देता हूं कोण आर। और ये जो आपका कोण आर होता है वह होता है आपका अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो इस प्रकार हमारे पास दो कोण प्राप्त होते हैं, एक है आपका आपतन कोण और दूसरा है आपका अपवर्तन कोण। तो हमारे जो परावर्तन की जो घटना थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वह दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इसका जो सेकंड नियम है वह थोड़ा डिफरेंट प्राप्त होता है। और जो आपका इम्पोर्टेंट नियम भी यही बनता है कि हमारा जो आपतन कोण है इसकी ज्या होती है आपके, जैसे हमने आप मैथ में पढ़ा होगा कि हमारी त्रिकोणमिति होती है उसके अंदर हमारे जो साइन थीटा होता है उसको हम हिंदी में ज्या कहते हैं। तो हमारे आपतन कोण हो गया कोण आई, इसकी ज्या मतलब साइन आई। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। नियतांक होता है एक कांस्टेंट होता है, एक निश्चित राशि होता है, एक स्थिर राशि होती है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हमारा ये जो नियम होता है यह एक स्नेल के द्वारा, स्नेल नाम एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो हम इसे एक स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे कि हमने इस डायग्राम के अंदर समझा था कि हमारा यहाँ पर आपतन कोण हो गया और यहाँ पर हमारा अपवर्तन कोण हो गया। तो यहाँ पर जो हमारी आपतन कोण की ज्या होती है, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट राशि होती है। तो ये जो आपका ये जो नियम बनता है इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है कि स्नेल का जो नियम होता है वह क्या होता है। तो आपकी जो आपतन कोण की ज्या होती है और जो अपवर्तन कोण की ज्या होती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नियतांक होता है इसे हम माध्यम जो हमारा सेकंड हो गया, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा गया है कि हमारा साइन आई और साइन अपॉन आर ये एक नियतांक होता है। इस नियतांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब ये अपवर्तनांक क्या होता है, ये आपका एक अगला टॉपिक है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक बनता है वह है आपका अपवर्तनांक, कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो दोस्तों ये था हमारा जो ये टॉपिक था वो था आपका अपवर्तन के नियम, जिसके अंदर मुख्यतः हमने 2 नियम पढ़े थे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें हमारा जो सेकंड नियम था वो था आपका स्नेल का नियम। तो आज के जो टॉपिक है उसमें इतना ही। ये जो आपका जो सेकंड नियम है वो आपके अपवर्तनांक से संबंधित एक छोटी परिभाषा दी गई है। तो हम अपवर्तनांक को डिटेल में समझते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।